वहाँ उस कोड से कॉल जाती है किसी और प्रोसीजर या फंक्शन की तरफ, और वो प्रोसीजर या फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होता है, और उसके एग्जीक्यूट होने के बाद जब जो भी फ्लो दोबारा मेन प्रोग्राम की तरफ रिटर्न कर जाता है, और मेन प्रोग्राम अपनी उसी तरह से फंक्शनैलिटी को रिज्यूम करता है जैसे उसने पहले कर रहा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल से एक बात करते हैं, जैसे मेन प्रोग्राम होगा जब मेन प्रोग्राम में आपने सर्टेन स्टेप्स आपने किए, कोई भी कोड आपने किया, और यहां से आपने कॉल कर दिया एक प्रोसीजर को कॉल किया। प्रोसीजर का नाम आपने क्या रखा था? स्टार रख दिया था। ठीक है। और अब जब पहली 3 लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा या ऊपर वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो यहां से फिर फ्लो किसकी तरफ चला जाएगा? स्टार की तरफ जाएगा। ठीक है। अब स्टार कहां पे लिखा हुआ है? मेन प्रोग्राम के आउटसाइड किसी और जगह लिखा हुआ है। ठीक है। प्रोसीजर स्टार, अब यहां पे ब्रैकेट में इसके पैरामीटर्स आते होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें हमने यहाँ पे नहीं लिखे हुए, आर्गुमेंट्स नहीं लिखे हुए, तो यहाँ पे भी उसके साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। जैसा यहाँ पर आपने लिखा हुआ है प्रोसीजर को, उसी तरह से एग्जैक्टली इस तरह से यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। और इसके अंदर जो भी कोड आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे एंड प्रोसीजर हो जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल एक कोड लिखा है, आउटपुट हेलो लिखा है। ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया? इसको, इससे ऊपर भी कुछ स्टेप्स लिखे हुए हो सकते हैं, और इससे नीचे भी कुछ स्टेप्स लिखे हुए हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे जस्ट एक आउटपुट हेलो किया, और साथ ही जो भी स्टेप्स एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही एंड प्रोसीजर होगा तो फ्लो या कंट्रोल दोबारा मेन प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा। जब कंट्रोल मेन प्रोग्राम की तरफ जाएगा तो इसके बाद जो भी इसके अगले स्टेप्स होंगे वो इनको एग्जीक्यूट करेगा, और अगर मेन प्रोग्राम की लॉजिक खत्म होगी तो यहाँ पर हम भी क्या लिख देंगे? एंड मेन का। तो मेन प्रोग्राम का जो कोड है वो कहाँ से कहाँ तक है? वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन प्रोग्राम का कोड है। ठीक है बात कि नहीं? यानी कि जो एक्चुअल कोड था उसमें ये भी शामिल होगा, लेकिन हमने इसको अलग कर दिया और हमने कहा इसको हमने एक मॉड्यूल का दर्जा दे दिया, और मॉड्यूल का नाम हमने रख दिया स्टार्स का। तो जब भी स्टार्स की जरूरत पड़ेगी स्टार्स को कॉल कर लेंगे। ठीक है। स्टार को यहाँ पे भी कॉल किया जा सकता है, नीचे भी, और बहुत सारी जगहों में स्टार को हम कॉल कर सकते हैं। जितनी दफा भी स्टार का कोड आपको चाहिए, स्टार कौन है? इसका नाम है प्रोसीजर का। ये कोड हमेशा जो है ना वहां पे फिर री एग्जीक्यूट होता जाएगा। ठीक है ये बात के नहीं? तो कॉल स्टार, जो कॉल का जो सा ये सिंटेक्स है, ये कॉल इट इज पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। ये यूज होता है सिर्फ प्रोसीजर्स के लिए, फंक्शंस के लिए कॉल नहीं करते होते। फंक्शन का तरीका डिफरेंट है, ये सिर्फ प्रोसीजर का तरीका है। ठीक है। दिस इज हाउ यू यूज प्रोसीजर, यूजिंग प्रोसीजर। ठीक है। यूजिंग प्रोसीजर, या यू कैन से दैट यूज्ड टू कॉल प्रोसीजर, यूज्ड टू कॉल प्रोसीजर, इट इज यूज्ड टू कॉल प्रोसीजर। ठीक है बात के नहीं? फिर इसके बाद अब एक और चीज है, जैसे मैंने बताया ना प्रोसीजर में, इसमें अंदर जो चीज लिखी हुई जाती है इसको क्या कहते थे हम लोग? पैरामीटर्स हम लोग कहते थे। ये वाला जो सा स्टार है ये कैसा प्रोसीजर है? विदाउट पैरामीटर्स। यू कैन से दैट इट इज अ प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स। ये क्या है? इट इज अ प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है। अब अगर हम प्रोसीजर विद पैरामीटर हम करते हैं, प्रोसीजर विद पैरामीटर हम करते हैं, प्रोसीजर विद पैरामीटर हम लोग करते हैं। सिर्फ एक काम क्या करना होगा, जब आप मेन प्रोग्राम में उसको कॉल करते हैं आपने एक वैल्यू पास करनी होगी, जैसे, और उसकी लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहां पर हम लिखते हैं, फर्क क्या आ जाएगा? प्रोसीजर स्टार लिख के ना, ये जरा सीखिएगा, नई बात है। प्रोसीजर स्टार लिख के यहां पे आप वेरिएबल लिख सकते हैं, यहां पे आप आइडेंटिफायर लिख सकते हैं। जैसे आपने एक आइडेंटिफायर चूज किया, फॉर एग्जांपल आपने चूज किया
नंबर और कॉलन लगा के यहां पर आप क्या करेंगे, उसकी डेटा टाइप बता देंगे। ये इंटीजर क्या है, इसकी डेटा टाइप है। इंटीजर क्या है, इस नम की डेटा टाइप है। ठीक है, अंदर जो भी लॉजिक होगी आप इस नम को इस्तेमाल कर सकते हैं अब अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे डिक्लेयर आई एज इंटीजर करके आप यहां पे करते हैं फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर नंबर तक। एन कैपिटल हो गया, यहां पे मैं चले कैपिटल लिख देता हूं। 1 से लेकर नंबर तक, जरा से टेक्निक समझनी है, फर्क क्या है दोनों के अंदर। ठीक है, और यहां पे आउटपुट वही बात है, हेलो नेक्स्ट आई, और यहां पर है आपका एंड प्रोसीजर। एंड प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर। अच्छा, अब ये एक नया टाइप का, एक न्यू टाइप का प्रोसीजर मैंने बनाया है, जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके अंदर क्या मौजूद है, पैरामीटर मौजूद है। आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं ताकि समझ सही आ जाए, हैं? इसको हम रख देते हैं न्यू स्टार। क्या रख देते हैं इसका नाम, न्यू स्टार इसका नाम रख लेते हैं। एक का नाम स्टार था, दूसरे का नाम क्या हो गया, न्यू स्टार हो गया। ठीक है, अब स्टार किस तरह से काम करेगा, स्टार ने सिर्फ क्या करना है, आउटपुट हेलो करना है और कहानी खत्म कर देनी है, क्योंकि इसके पास पैरामीटर नहीं है, इसके पास पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर यहां से आप कॉल करते हैं, अब एक और कॉल जनरेट होती है, किसको, न्यू स्टार को। तो न्यू स्टार को आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपने न्यू स्टार को कोई ना कोई वैल्यू बच्चों देनी है, यस, ताकि क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ मैच कर जाएं ये बातें। फंक्शंस और प्रोसीजर्स, इनका जरूरी है कि ये एक दूसरे के साथ एज ए जनरली क्या हो, सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। नाम भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए। स्टार के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, यहां पे भी स्टार के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। न्यू स्टार के अंदर पैरामीटर है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। यानी कि हम चाहते हैं कि यूजर से एक नंबर लिया जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर हम क्या करें, जितनी दफा भी हेलो प्रिंट करवाना है वो करवाएं। लेट से यूजर इनपुट करता है 5, तो आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं और यहां पे खुद भी क्या लिख सकते हैं, यहां पर खुद भी क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे आपने मेन प्रोग्राम में आपने क्या किया, आपने यूजर से एक क्या चीज ले ली, हाँ जी, इनपुट x आपने यूजर से लिया और यहां पर आपने क्या पास कर दिया, इसको जी बच्चों x पास कर दिया, यहां पे क्या पास कर दिया, x। अब याद रखें, ये वाला वेरिएबल किसकी दुनिया का था, मेन प्रोग्राम में x है, लेकिन यहां पर ये आउटसाइड मेन लिखा हुआ है ना, ये वाला मॉड्यूल क्या है, आउटसाइड मेन है, यहां पे x को कोई नहीं जानता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसा कि यहां पर x को लोग जानते हैं, जितने वेरिएबल्स मेन प्रोग्राम के होंगे वो मेन में ही लोग उसको पहचानेंगे। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जैसे हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है ना। जैसे यहां पे मैंने आई इस्तेमाल किया, तो आई को इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर किया। नम को इन आर्गुमेंट के अंदर ही मैंने डिक्लेयर भी कर दिया कि नम क्या है, वो भी इंटीजर है। नम का डिक्लेयर करने का तरीका जो आर्गुमेंट में होता है वो डिफरेंट होते हैं। हम डिक्लेयर नहीं लिखते, डिक्लेयर और एज वाला वर्ड नहीं लिखते, सिर्फ वेरिएबल लिखते हैं, साथ उसकी डेटा टाइप लिख देते हैं। अगर ज्यादा सारे पैरामीटर्स हुए तो पहला वेरिएबल उसकी डेटा टाइप, कोमा, दूसरा वेरिएबल उसकी डेटा टाइप, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं इसी तरह से यहां वाले वेरिएबल्स की पहचान सिर्फ यहां पर होगी, और इधर नम को सिर्फ न्यू स्टार में लोग जानते हैं, आई को सिर्फ न्यू स्टार में लोग जानते हैं। आई को यहाँ पे मेन प्रोग्राम में कोई नहीं जानता, आई को स्टार में कोई नहीं जानता। हर वेरिएबल का स्कोप उसकी अपने मॉड्यूल के अंदर ही रहता है, इसीलिए इन वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है, ग्लोबल नहीं कहते इनको। बात समझ आ रही है कि नहीं? लोकल वेरिएबल्स हुज स्कोप इज कन्फाइंड ओनली इनसाइड दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल।
A local variable is the one whose scope is only defined inside a particular module. आपको याद हो गई है डेफिनेशन? हाँ, लिखे ना, कल पूछूंगा तो भूले हुए होंगे, कल क्या 5 मिनट बाद पूछूंगा भूले होंगे. A local variable is the one a local variable, क्या लिखा था हमने? is, पहले कुछ बोला था पूरा सेंटेंस. हाँ, भूल गए ना आप लोग. देखा, मैं भी जब बोल रहा होता हूँ तो फ्लो में उसके बाद मेरे अपने जहन से निकल जाती है डेफिनेशन क्या थी उसकी. प्रॉपर मैंने अल्फाज क्या अदा किए थे. लोकल वेरिएबल इज द वन विच इज ओनली नोन inside the scope of a module. Local variable is the one which is only known inside the scope of a module. फुल स्टॉप. अगर यहां पर x है, यहां पर भी आप नया x इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे x को कोई नहीं जानता. तो यहाँ पे अगर आप x यूज करना चाहते हो तो आपको डिक्लेयर x एज इंटीजर करना पड़ेगा. तो यहाँ वाला x एक डिफरेंट x है, वो वाला x डिफरेंट है, यहाँ वाला x डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं होंगे एक ही जगह में. मतलब यहाँ पर अगर आप 2 x इस्तेमाल करते हैं ना मुख्तलिफ कामों के लिए, तो ऐसा नहीं होता. एक वेरिएबल आपको पता है एक ही काम के लिए होता है. जैसे नम है वो एक काम के लिए है, काउंट है वो एक काम के लिए, आई है एक काम के लिए है, नेम एक काम के लिए, एवरेज एक काम के लिए, सम एक काम के लिए, टोटल एक काम के लिए, काउंट एक काम के लिए. समझ आ रही है? इसी मेन के अंदर आप काउंट एक दफा काउंट इस्तेमाल कर ऐसे नहीं हो सकता. एक दफा काउंट आप प्लस करने के लिए कर रहे हैं, दूसरी दफा काउंट आपने कहा सर मैं कुछ और करा रहा हूं इससे, नहीं. वो काउंट एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा. आपको पता है कि जिस पर्पस के लिए आपने उसको यूज करना था. लेकिन अब चूंकि वो मॉड्यूल बंद हो गया, अब ये कोई और मॉड्यूल है, यहां पर आप दोबारा कोई नया काउंट भी बना सकते हैं, एक नया वेरिएबल बना सकते हैं जिसका नाम फिर से क्या हो, काउंट हो. तो हर 15 मॉड्यूल है ना, 15 काउंट आप जनरेट करा दें, लेकिन हर मॉड्यूल में काउंट मुख्तलिफ काम कर रहा होगा. उसका स्कोप सिर्फ इनसाइड दैट मॉड्यूल होगा, उसका स्कोप सिर्फ इनसाइड दैट मॉड्यूल होगा. उसके आउटसाइड उसको कोई नहीं पहचानता, उसके आउटसाइड उसको कोई नहीं पहचानता. बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? तो ये सिलसिला है, इस तरह से क्लियर हुआ ये. अच्छा, अब क्या होगा, यहां पे वैल्यू इनपुट हुई, यहां पे वैल्यू इनपुट हुई. इनपुट होने के बाद वो वैल्यू कहां पे चली गई, इसमें एज अ पैरामीटर पास हुई. अब इनपुट यूजर ने 5 किया था, लेट से मिसाल के तौर पे x की वैल्यू क्या है, 5 है. x की वैल्यू क्या है, 5 है. जब वो यहां पर आएगा, अब यहां से कॉल जनरेट होगी ना, कॉल न्यू स्टार 5, न्यू स्टार ऑफ 5. तो अब जरा देखना, वहां से एज अ पैरामीटर 5 पास हुआ था. नम के अंदर नेचुरली कौन सी वैल्यू सिंक्रोनाइज होके आ जाएगी, 5 कॉपी हो जाएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, x को. x के अंदर 5 था, इट वाज द ओनली पैरामीटर ऑफ न्यू स्टार, एंड हियर इट इज द ओनली पैरामीटर ऑफ न्यू स्टार. ठीक है बात के नहीं? तो यहां पे इनपुट नहीं किया हमने, लेकिन num is right now carrying a value that is 5. num क्या कर रहा है, it is carrying a value that is 5. तो अब यह लूप कितनी दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा. ऑल्दो आपने यहां पर यूजर से 5 आपने एंटर करवाया था, यहां पे आपने यूजर से एंटर 5 करवाया था, बट वो 5 कहां पर अब आ गया है, यहां पे आ गया. बिकॉज न्यू स्टार का जो पैरामीटर था num, यहां पे पैरामीटर न्यू स्टार के अंदर पास किया है x, यहां पे पास किया है x. तो जो x की वैल्यू होगी वही न्यू स्टार के पैरामीटर की भी होगी. अब यहां पे आपने न्यू स्टार के पैरामीटर का नाम रख दिया है num, तो num जो सा है ना वैल्यू 5 कैरी करेगा ऑल द वे. पूरे न्यू स्टार वाले मॉड्यूल के अंदर num की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी. ठीक है ये बात कि नहीं? ये इस तरह से चलता है. कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं हम. अब आते हैं जरा फंक्शंस की तरफ. अब आते हैं किसकी तरफ, फंक्शंस की तरफ. हाँ लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लिख सकते हैं. अच्छी प्रैक्टिस पता क्या होती है, हर मॉड्यूल का वेरिएबल डिफरेंट हो, ताकि आपको आइडिया हो कि उस मॉड्यूल के अंदर वो वेरिएबल्स काम क्या कर रहे हैं.
ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो उस मॉड्यूल के अंदर वो वेरिएबल्स काम क्या कर रहे हैं। इसीलिए बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप वेरिएबल्स को चेंज ही रखें। अलबत्ता इनको इस लोकल का नाम इस वजह से ही दिया गया है क्योंकि इनका स्कोप ही लोकल होता है, इनको बाहर कोई भी नहीं जानता। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ग्लोबल किसको बोलेंगे? जिसको एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पहचान हर मॉड्यूल में मौजूद हो, यानी कि जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू होगी ना हर मॉड्यूल में वही इस्तेमाल हो रही होगी। ऐसे वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोकल वेरिएबल था वो डिफाइन ही कहां हुआ था, बताएं? मुझे बोले, किसी भी प्रोसीजर के इनसाइड बोला करें ना। जो लोकल है उसका स्कोप क्या है? किसी मॉड्यूल के इनसाइड डिफाइन होना। जो मेन के अंदर डिफाइन होगा वो मेन का वेरिएबल है, जो न्यू स्टार के अंदर डिफाइन होगा वो न्यू स्टार का वेरिएबल है, जो आपके क्या नाम है उसका स्टार के अंदर डिफाइन होगा वो सिर्फ स्टार का वेरिएबल है। तो तीनों मॉड्यूल्स कहलाते हैं। तीनों क्या होते हैं? मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आप प्रोग्राम की ट्रांसलेशन की बात करें ना, अगर आप ये देखें कि जब आपका कोड रन करता है, ट्रांसलेट होता है, कंपाइल होता है, यानी कि जब आप वो डबल क्लिक करते हैं टू रन द सॉफ्टवेयर, जब वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो सॉफ्टवेयर हमेशा मेन प्रोग्राम को चेक कर रहा होता है कि वेयर इज द मेन प्रोग्राम। तो वो मेन प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोग्राम को, वो इनको किसी को ट्रांसलेट नहीं करेगा। समझ आ रही बात की? क्योंकि ये है सब रूटीन्स है, लाइब्रेरी प्रोग्राम्स है, जब इनकी जरूरत होगी सिर्फ तब इनको शामिल किया जाएगा। इसीलिए जब कभी मेन प्रोग्राम में इनके कोड की जरूरत होती है तो मेन प्रोग्राम इनको क्या करता है? कॉल करता है, और जब इनको कॉल जाती है फिर इनकी ट्रांसलेशन होती है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? फिर इनकी ट्रांसलेशन होती है। मतलब क्या कि मेन प्रोग्राम, असल रीढ़ की हड्डी किसकी है? एक्चुअल बैकबोन इज द मेन प्रोग्राम। किसी भी कोई दुनिया का कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हमेशा याद रखें जो थंब रूल है, मेन प्रोग्राम इज द वन विच इज ट्रांसलेटेड। उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे नॉन प्राइमरी प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक सेकेंडरी प्रोग्राम्स होते हैं। इफ देयर कोड इज नीडेड ओनली तब जोनसन उसको ट्रांसलेट किया जाएगा, और उसको जरूरी यह है कि उसको कॉल भी की जाए। यहां से जरूरी क्या है? उसको कॉल भी जनरेट की जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो प्रोसीजर सिर्फ क्या करते हैं? दे एग्जीक्यूट सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू बैक टू द प्रोग्राम। दैट इज व्हाई दे आर जस्ट कॉल। इनको जस्ट कॉल किया जाता है बिकॉज दे जस्ट एग्जीक्यूट सर्टेन स्टेप्स। ये सिर्फ कुछ स्टेप्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल काम होता, अगर कोई इसमें कोई ऐसी बात होती जिसमें कोई कैलकुलेशंस होती और कैलकुलेशंस के बाद हमें कोई आंसर वापस मिलना है, तो हम फिर फंक्शंस इस्तेमाल करते, उसको फिर कॉल ना लिखते, क्योंकि आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ऑब्वियसली कॉल ही जाती है, कॉल करते हैं, वहां से फंक्शन सॉल्व करके एक आंसर निकालता है, आंसर वापस देता है आपको। तो वो जब आंसर वापस देगा तो आंसर कहां पे सेव होना चाहिए? यहाँ पे किसी एक आधे वेरिएबल में सेव होना चाहिए। जैसे नहीं आप लोग लिखते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं temp इज इक्वल टू 5, आप लिखते हैं, ये 5 की वैल्यू क्या होती है? ये temp को असाइन होती है ना, temp को असाइन होती है ना। तो लेकिन फंक्शंस में क्या होता है? ये जो 5 की वैल्यू है ना, ये पहले कैलकुलेट होती है, किसी काम के जरिए कोई कैलकुलेशन होती है, इसका एक आंसर आता है, वो आंसर आ गया 5, वो आंसर फिर इसको दिया जाता है। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो इसलिए फंक्शन और प्रोसीजर, इन दोनों को लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। प्रोसीजर को कॉल कराते होते हैं, फंक्शन को इक्वेशन बना के लिखते हैं, लाइक temp इज इक्वल्स टू न्यू स्टार ऐसे लिखेंगे, या temp इज इक्वल्स टू स्टार अगर ये फंक्शंस होते तो। क्योंकि स्टार सिर्फ स्टेप्स को ना एग्जीक्यूट करता, स्टार लाजमी कोई ना कोई चीज वापस भेजता कुछ सॉल्विंग करने के बाद, लाइक कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद एक वैल्यू वापस भेजता। ठीक है ये बात कि नहीं? यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, तो अब आते हैं जरा फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस क्या करते हैं? फंक्शन इज simple, it is just like procedures. Function is just like procedure. There is only one difference. जनरल कॉन्सेप्ट का फर्क क्या है? वैल्यू रिटर्न करना। वैल्यू रिटर्न हमेशा तब होती है जब कुछ कैलकुलेशंस चल रही हो। ठीक है, सो आप लिख लें पहले हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ किसके बारे में बातें? वी वर इनिशियली डिस्कसिंग अबाउट प्रोसीजर्स। ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। अब आते हैं फंक्शन। देखिए आपने जो क्वेश्चंस किए उनमें बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके अंदर कोई कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थी,
और वो कैलकुलेशंस क्या थी, वो आपको क्या नाम है उसका, अब मतलब आंसर्स उसके आते थे, आंसर आप आउटपुट करते थे, जैसे लार्जेस्ट नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते थे ना इस तरह से। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? इस तरह से हम करते थे। तो इनफैक्ट क्या होता है, या इवन आप एवरेज निकालना, इस तरह के जितने भी काम है वो सारे के सारे कौन करेगा? फंक्शन करेगा। कौन करेगा? फंक्शन करेगा। यानी कि उन वैल्यूज पे कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करके एंड देन इट विल रिटर्न अस एन आंसर। और मतलब मेन प्रोग्राम का तो फिर आप सोचें कोड बहुत ज्यादा छोटा नहीं हो जाएगा? मेन प्रोग्राम का कोड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा ना। क्यों? क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि मेन प्रोग्राम का कोड क्यों रिड्यूस हो जाएगा? क्योंकि सारा कोड कहीं और चला जाएगा, फिर कहीं और चला जाएगा। वो कोड कहां जाएगा? या प्रोसीजर में या फंक्शन में चला जाएगा। तो दिखने में अब मेन प्रोग्राम बहुत शॉर्ट सा नजर आएगा। मेन प्रोग्राम से सिर्फ क्या होंगी? कॉल्स होंगी। मेन प्रोग्राम से किसी भी काम की कॉल जनरेट होगी। कोई भी काम परफॉर्म करना, वो कॉल जनरेट हो जाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? तो फंक्शन दे आर सिमिलर टू प्रोसीजर्स, they are similar to procedures, but they always return a value back to the program from where it was called। जहां से इसको कॉल जाएगी उसको ये आंसर हमेशा क्या करेगा? रिटर्न करेगा। इट विल ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू बैक टू द प्रोग्राम फ्रॉम वेयर द कॉल वॉज जनरेटेड। समझ आ रही है बात है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम यूजर को क्या करते हैं? एक नंबर इवन है या ऑड है वो बताओ बस। है लेट्स से एक नंबर हम उसको देते हैं, प्रोग्राम फंक्शन को एक नंबर दे देते हैं, उससे हम सिर्फ ये चीज इवैल्यूएट करते हैं कि नंबर इवन था या ऑड था। सिर्फ हम उसको एक नंबर दे देंगे। क्या ख्याल है? अब मेन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे? अब मेन प्रोग्राम लिखना जरूरी होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि अब तो कैटेगरीज आ गई है ना, मिक्स ना हो जाए चीजें। अब मेन प्रोग्राम हर दफा आपको लिखना जरूरी है। कमेंट्स में लिखें, जैसे भी लिखें, बस टेल हिम मेन प्रोग्राम ये है। अलबत्ता आप प्रोसीजर और फंक्शन को कमेंट्स नहीं बनाएंगे आप, इसीलिए मैंने यहाँ पे अब क्या लिख दिया, मेन प्रोग्राम को भी पैरेंथेसिस लगा दी ताकि पता चल जाए ये भी प्रोसीजर या फंक्शन है। फंक्शन तो नहीं होता, अलबत्ता ये प्रोसीजर होता है। मेन प्रोग्राम कह दिया। अब मेन प्रोग्राम में यहां पे हम उससे क्या करते हैं? एंटर द नंबर करवाते हैं। एंटर द नंबर, और खैर मैंने डिक्लेयर नहीं कराया तो मैं डिक्लेयर भी यहां पे करा देता हूं। बिफोर यूजिंग द वेरिएबल यू कैन डिक्लेयर इट। यूज करने से पहले आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि मैं यहां पर क्या कर लूंगा? इनपुट नम करूंगा, तो यहां पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर नम। एज इंटीजर भी लिख सकते हैं, और आप यहां पे कॉलन लगा के भी क्या कर सकते हैं? इंटीजर लिख सकते हैं। दोनों पास्ट पेपर्स में एक्सेप्टेड बातें हैं, कॉलन भी और एज भी। ठीक है, इनपुट नम कर दिया। समझ आ रही बात है कि नहीं? और इसका आंसर क्या है? इवन या ऑड? इवन या ऑड है ना इसका आंसर। तो आपको सिर्फ ये चाहिए कि इवन था या ऑड था। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं इसी को चेंज भी करूंगा। आपने अब इसका क्या करना है, यहां से एक फंक्शन है, उसका नाम क्या रख लिया हमने? इवन ऑड। उसमें एज एन आर्गुमेंट क्या पास कर दिया? नम पास कर दिया। इसका आंसर कहां पे सेव होना चाहिए? किसी वेरिएबल में। अब वो वेरिएबल कैसा हो? 10 पे काम करना चाह रहे हैं या स्ट्रिंग पे काम करना चाह रहे हैं? 10 पे। तो आप उसको नम के साथ यहां पे क्या रख लें? टेम्प भी आप रख लें, और यहां पे क्या कर दें? इसको टेम्प कर दें। समझ आई मेरी बात कि नहीं? सही है जी।
ऑल्दो थोड़ा लंबा काम है, लेकिन मैं काम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इस वक्त। फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स हमारे कोड को अगर छोटे छोटे कोड हो तो लंबा कर देते हैं, बड़े कोड हो तो छोटा कर देते हैं। एक्चुअली इसलिए जब बड़ी प्रोग्रामिंग आती है ना, जो एक्चुअल रियल लाइफ प्रोग्रामिंग आती है, उसके अंदर तो आपको पता कोड बहुत लंबे लंबे कोड्स होते हैं, मतलब इतने लंबे कि आपकी सोच नहीं है, मतलब समटाइम 500 पेजेस पे चले जाते हैं, 200 पेजेस पे चले जाती है बात, ठीक है, 100 पेजेस पे चली जाती है बात। हमारी तो सिर्फ एक छोटी सी लॉजिक होती है ना, बट जो एक्चुअल प्रोग्राम्स होते हैं उनकी लॉजिक्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है बात के नहीं। तो इसी से फिर जाहिर होता है कि एक प्रोग्राम जो है या सॉफ्टवेयर आपने बनाया कितना कॉम्प्लेक्स है, वो कितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाया है, तो कोड लेंथी होते हैं उसके, ठीक है। तो खैर इस वक्त हम सिर्फ इसका फ्लो समझ रहे हैं, कंट्रोल कैसे पास होता है, कैलकुलेशंस कहाँ होती हैं, ताकि ओवरऑल हमें इसका आइडिया हो जाए। अब यहां से मेन प्रोग्राम यहां पे हमारा मिसाल के तौर पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। यहां से डायरेक्टली नम की वैल्यू जो भी थी एज एन इनपुट, इसको एज एन आर्ग्यूमेंट गई, और इसने आगे किसको बुला लिया, फिर किसको बुला लिया, फंक्शन को बुला लिया ना। जैसे प्रोसीजर होता तो यहाँ पे कॉल लिखनी पड़ती, लेकिन फंक्शन के अंदर कॉल नहीं लिखते होते। फंक्शन में तरीका क्या लिखा गया, इवन ऑड की ब्रैकेट के अंदर आपने क्या पास कर दिया, वो नंबर आपने पास कर दिया। ये क्या है, मेथड टू कॉल अ फंक्शन, दिस इज मेथड टू कॉल अ फंक्शन, इट इज अ मेथड टू कॉल अ फंक्शन। बात समझ आई। अब यहां पे फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, फंक्शन ऐसे लिखा होगा, फंक्शन इवन ऑड, और यहां पे लिखा होगा कोई वेरिएबल, और डेटा टाइप वेरिएबल की सेम होनी चाहिए। अगर इस नाम की डेटा टाइप रियल है ना, ये भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल नाम क्या है, इंटीजर, तो यहां पे क्या होगा, हमारा भी क्या होगा, इंटीजर होगा। यहां पे क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। फंक्शन इवन ऑड, वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, इंटीजर हो जाएगी। और इसके साथ एक और चीज आप लिखेंगे, यहां पर एक और चीज आप लिखेंगे, वो क्या, रिटर्न, जो डेटा टाइप होगी ना आंसर की, जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा। आपने कहा था ना 1 और 0 आपने कहा था, इसीलिए मुझे यहां पे अब 1 और 0 क्या है, इंटीजर है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, रिटर्न, बताएं, इंटीजर कर देंगे। जो डेटा टाइप इसने अब रिटर्न बुलियन भी हो सकता था, रिटर्न कैरेक्टर भी हो सकता था, रिटर्न स्ट्रिंग भी हो सकता था, रिटर्न रियल भी हो सकता था, कोई भी वैल्यू होती है रिटर्न कर देता हमें। लेकिन उसकी फिर शर्त पता है क्या है, इसकी फिर डेटा टाइप क्या होनी चाहिए थी, इसकी रिटर्न वाली डेटा टाइप होनी चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न का मतलब है वो आंसर की डेटा टाइप। ये रिटर्न जो यहां पे लिखा हुआ है, रिटर्न इंटीजर, ये क्या चीज होती है, इट इज द डेटा टाइप ऑफ आंसर। क्या है ये, दिस इज डेटा टाइप ऑफ आंसर। तो फंक्शन का, और ये जो इवन ऑड है ये क्या है, व्हाट इज इवन ऑड, फंक्शन का नाम क्या होता है, आइडेंटिफायर बोलते हैं ना। तो ये क्या है, फंक्शन का, जैसे नम क्या है, वेरिएबल आइडेंटिफायर है, ये क्या है, ये टेम्प भी क्या है, टीचर का आइडेंटिफायर, ठीक है बात। तो ये आइडेंटिफायर्स बोलते हैं एक ऐसी चीज को जो उसको आइडेंटिफाई करवा रही होती है। वेरिएबल्स के अपने आइडेंटिफायर्स होते हैं, अरे के भी आइडेंटिफायर्स होते हैं, अरे के भी आइडेंटिफायर्स होते हैं। माई अरे जैसे हम नाम रखते हैं, नम हमारा नाम था अरे का, ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिफायर्स हैं। इवन ऑड क्या हो गया, ये दिस इज फंक्शन आइडेंटिफायर हो गया ये। और वैल्यू क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पैरामीटर है जो कि कॉरेस्पॉन्ड कर रही है किस वेरिएबल को मेन प्रोग्राम में। वैल्यू जो वेरिएबल है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है मेन प्रोग्राम में, बताएं मुझे, नम को। इवन ऑड का पैरामीटर यहां पे नम है, वहां पे पैरामीटर कौन है, वैल्यू है। तो आप यहां पे लिखेंगे वैल्यू, इट इज अ वेरिएबल, इट इज अ वेरिएबल
which corresponds to num in the main program. It is a variable which corresponds to num in the main program. Yes, वो जो इंटीजर है ना, वैल्यू के साथ जो इंटीजर लिखा हुआ है वो वैल्यू का डेटा टाइप है, वो वैल्यू का डेटा टाइप है। जैसे यहां पर ये इंटीजर क्या है, दिस इज डेटा टाइप ऑफ, यस, डेटा टाइप ऑफ नम। उसी तरह से वैल्यू के साथ जो इंटीजर लिखा हुआ है, इट इज द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। ये किसका डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप है। ठीक होगी मेरी बात, कह रहे हैं तो हाँ जी, नहीं ये तो दूसरा प्रोग्राम है ना, तो नया स्टार्ट हो गया ना। ये देखो मैंने नया प्रोग्राम शुरू किया, ये तो पुराना है ना। हाँ बिल्कुल सही है, नम का स्कोप सिर्फ यहां तक था, यहां पे नम को तो कोई जानता ही नहीं है, यहां पे तो वैल्यू को पहचानेंगे। तो जिस वेरिएबल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, समझ आ रही। इस अब नम को यहां पे कोई नहीं पहचान रहा ना, लेकिन नम का जो कॉरेस्पॉन्डेंट है कौन है, वैल्यू है। वैल्यू के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो किसकी होंगी, नम की होंगी, और नम चूंकि इंटीजर है तो वैल्यू को भी इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है बात क्या नहीं। तो हम यहां पे जब इसका कोड लिखेंगे तो बात उसी तरह से है कि आपने वो निकालना था, क्या नाम है इसका, इवन ऑड निकालना था। तो यहां पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे, वेरिएबल ईओ इवन ऑड, ठीक है, एज इंटीजर, ईओ एज व्हाट, इंटीजर। अब यहां पे आप क्या कर लें जी, यहां पे आप सिंपल क्या कर लें, ईओ इज इक्वल्स टू वैल्यू मॉड 2, वैल्यू मॉड 2। ये अगर यूं भी नहीं कराना तो वो जो बिल्ट इन फंक्शन का तरीका है वो क्या था भला, तरीका क्या था, मॉड वैल्यू कोमा। अब बात समझिए कि मॉड भी क्या है, मॉड भी फंक्शन है, लेकिन मॉड के पैरामीटर्स की तादाद कितनी है, 2 है। समझ आ रही, मॉड के पैरामीटर्स की तादाद कितनी है, 2 है। और मॉड जाके ना कहीं और जाएगा, आंसर निकालेगा 1 या 0, और किसको दे देगा, वो इसको पास कर देगा। जैसे यहां पर भी क्या हो रहा है, ये कहीं और जाएगा, वैल्यू निकालेगा, और किसको आंसर दे देगा, टेम्प को। बात समझ आई मेरी, क्या नहीं आई, ये कर दिया, ईओ में वैल्यू आ गई। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक ये पार्ट ऑफ सिंटेक्स है, रिटर्न पार्ट ऑफ सिंटेक्स है। रिटर्न इज द लास्ट लाइन ऑफ द फंक्शन। जब सारे आंसर्स निकल आते हैं फिर कहते हैं रिटर्न, रिटर्न किसको, ईओ। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न लाजमी आता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। जैसे फॉर लूप पूरे यूनिवर्सल वर्ड है, फॉर, रिटर्न यूनिवर्सल वर्ड है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंड फंक्शन हो जाएगा यहां से। अभी जो ईओ के अंदर एक वैल्यू है, अब ईओ की देखिए बात सुने, मैं फिर बता रहा हूं, हम इवन ऑड निकाल सकते हैं शॉर्ट तरीके से, लेकिन मैं इवन ऑड नहीं निकलवा रहा हूं, मैं आपको फ्लो समझा रहा हूं, फ्लो समझना है। मेन काम कहां पे हो रहा है, कहीं और हो रहा है। यहां पे सिर्फ क्या है, टेम्प के अंदर उसके आंसर्स आएंगे। समझ आ रही मेरी बात, टेम्प के अंदर क्या आएंगे, उसके आंसर्स आएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं। बल्कि एक और अच्छा काम करते हैं यार, एक और अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम पता क्या करते हैं, यहां पे इसको इंटीजर के बजाय स्ट्रिंग करते हैं जी, क्या करते हैं, इसको स्ट्रिंग करते हैं। और यहां पर टेम्प को हम स्ट्रिंग कहते हैं, हम टेम्प को इंटीजर नहीं कहते। उसकी मैं वजह बताता हूं, क्योंकि मैं वहां पर ही ना टेम्प में इवन या ऑड स्टोर करवा लूंगा, इवन या ऑड स्टोर करवा लूंगा। समझ आ रही है बात समझ आ रही है कि नहीं। इसकी लॉजिक यूं बनाते हैं,
मार्कर की इंक सही नहीं है या व्हाइट बोर्ड के साथ कुछ किया आप लोगों ने? इफ मॉड वैल्यू कोमा 2 इज इक्वल टू 1, समझ आ रही है कि नहीं? मॉड वैल्यू कोमा 2 इज इक्वल टू 1, देन क्या कर दो, ईओ को हमने स्ट्रिंग कहना था ना, ईओ को बच्चों क्या कहना था हमने? स्ट्रिंग कहना था। Then EO is equals to odd, EO को हमने क्या दे दिया? odd, और else क्या कर दिया? else EO is equals to even, यहां पे करा दिया हमने end if, और यहां पे हम करा देते हैं return EO, और यहां पे करा देते हैं हम एंड फंक्शन। क्या करा देते हैं हम? एंड फंक्शन। ठीक है, क्या करा देते हैं हम? एंड फंक्शन। ठीक है, ये हमारी लॉजिक है। ये तो समझ आ गया ना सारों को? ये किसी को समझ नहीं आया हो तो मुझे बताएं। आ गया समझ? यहां से वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी जो भी यहां पे इनपुट यूजर ने किया होगा। ठीक है, और यहां पे जस्ट मैं क्या करूंगा? आउटपुट, एक जनरल सी स्टेटमेंट लिखेंगे, द नंबर इज ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, और यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? ईओ नहीं, टेम्प। बात समझ आ रही है कि नहीं? द नंबर इज, टेम्प में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? या तो इवन पड़ा है या तो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, सही है। अब दोबारा फ्लो समझो जरा, फ्लो समझो। फ्लो कैसा हुआ? मेन प्रोग्राम में एंटर द नंबर किया, यहां पे नंबर उसने एंटर किया, सॉरी डिक्लेयर किया, डिक्लेयर तो चलो हो गया था। यहां पे उसने क्या कर दिया? इनपुट नम कर दिया, और यहां पे टेम्प को मैंने स्ट्रिंग कहना है। डिक्लेयर टेम्प को क्या चीज? स्ट्रिंग। टेम्प क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। व्हाट इज टेम्प? स्ट्रिंग। बात समझ आई कि नहीं आई? टेम्प क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। अब क्या हुआ? टेम्प यहां पे तो खैर बाद में आएगा। इवन ऑड को कॉल चली जाएगी। नंबर में लेट से एंटर हुआ था 11, नंबर में लेट से एंटर क्या हुआ था? 11 इवन ऑड में एज एन आर्गुमेंट पास हुआ। अब इवन ऑड के अंदर यहां पे क्या लिखा हुआ है? वैल्यू के अंदर, वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? क्या पड़ा हुआ है? 11 पड़ा हुआ है। और एक फंक्शन का जो आइडेंटिफायर है, हेडर है फंक्शन का, रिटर्न हमने क्या करा दिया उससे? स्ट्रिंग। क्योंकि मैंने जहन में सोच लिया कि जब आंसर आएगा तो मैं उसको इवन या ऑड उस वेरिएबल में स्टोर करवा लूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग अपने पास इवन या ऑड स्टोर कर लेता है। ठीक है ये बात के नहीं? यहां पर ईओ क्या हो गया? इवन ऑड के नाम से मैंने एक वेरिएबल जनरेट, नेम में सेम इवन ऑड नहीं लिख सकते क्योंकि वो इवन ऑड इस्तेमाल हो गया था फंक्शन के आइडेंटिफायर के लिए। तो वजह दे रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे हमने उसके ऊपर कोई काम अप्लाई किया, डिवाइड बाय 2 किया, रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो वो ऑड था, रिमाइंडर अगर 1 ना आया तो यहाँ पे रिटर्न ईओ कर दिया। कितना जबरदस्त प्रोग्राम है। जब भी आपको इवन ऑड चाहिए तो कोड ना लिखो, बस किसको कॉल कर लो? इवन ऑड को। जैसे बिल्ट इन फंक्शन नहीं था, उसी तरह बिल्ट इन फंक्शन की तरह ये हमेशा आपको रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। और वो स्ट्रिंग किस में आके सेव हो रही है? टेम्प में सेव हो रही है। और आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आउटपुट द नंबर इज टेम्प। अब टेम्प क्या है? वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। टेम्प में या तो क्या चीज पड़ी हुई होगी, क्योंकि रिटर्न क्या हुआ है? ईओ। नाउ ईओ इज ईदर व्हाट? इवन स्ट्रिंग वैल्यू है ये, और ऑड भी एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो ईओ के पास या तो क्या होगा? इवन EVEN या ODD लिखा हुआ होगा। तो जब वो यहां से ये वैल्यू रिटर्न होगी तो ये वैल्यू इवन ऑड किसको दे देगा? टेम्प को दे देगा। किसको दे देगा? टेम्प को दे देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब टेम्प के पास जब आंसर आएगा तो टेम्प के पास इन दोनों में से कोई एक आंसर है। या तो इसके पास लिखा होगा ODD
या उसके पास लिखा होगा EVEN, इवन या ऑड लिखा होगा। तो हमने उसी लॉजिक को इस्तेमाल कर लिया कि द नंबर इज टेम्परेचर, आपने इंटीजर पास कर दिया, ठीक है, आंसर आपने क्या ले लिया, रियल ले लिया, ठीक है। और यहां पे आपने स्टेटमेंट लिख दी, एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और यहां पे वो यूजर ने क्या कर दिया, टेम्परेचर इनपुट कर दिया। क्योंकि स्टार्ट में मैंने कमांड ही क्या लिख दिया, साथ इनपुट की लिख दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, आंसर इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेल्सियस, मैंने वही वाला फंक्शन का नाम लिख दिया जिसका नाम मैं आगे फंक्शन में सेल्सियस लिखूंगा, और पैरामीटर में क्या पास कर दिया, टेम्प पास कर दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, क्या लिख दूंगा यहां पे, आंसर समझ आई, इस तरह से। और यहां पर क्या हो जाएगा, मेन प्रोग्राम एंड हो जाएगा। फंक्शन को कॉल कहां से जनरेट होगी, इस स्टेप में आके क्या हो जाएगी, कॉल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर निकालेगा, आंसर निकाल के किसको दे देगा, इस वाले वेरिएबल को, और ये सिर्फ उस वेरिएबल को यहां पे लिख रहे हैं। कैलकुलेशन कहां हो रही है, वो फंक्शन की बॉडी में होगी, मेन में कोई कैलकुलेशंस नहीं हो रही। तो यहां पे फंक्शन का हम लिख लेंगे, फंक्शन का जो हेडर, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर, क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में चंद 3 चीजें होती हैं मेन। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, फंक्शन का आइडेंटिफायर, फिर क्या होते हैं, पैरामीटर और उनकी डेटा टाइप, वैल्यू नहीं, पैरामीटर और उनकी डेटा टाइप। यहां पे जो पैरामीटर लिखा जाएगा वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, नो नो, टेम्प को कॉरेस्पॉन्ड करेगा यार। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर है टेम्प लिखा हुआ है ना, तो यहां पर जो पैरामीटर होगा ब्रैकेट के अंदर वो उस टेम्प को नहीं कॉरेस्पॉन्ड करेगा, जो इसका आंसर होगा वो ANS को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो यहां पे वो वेरिएबल का नाम आप क्या रख लेते हैं, फ़ारेन रख देते हैं, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप वही जोन सी टेम्प की डेटा टाइप है। तो फंक्शन के अंदर एक बात आ गया, फंक्शन का आइडेंटिफायर, दूसरा आ गया पैरामीटर और उसकी डेटा टाइप, और तीसरा क्या आएगा, रिटर्न्स रियल, रिटर्न के साथ उसकी डेटा टाइप। अब ये किसकी डेटा टाइप होगी, उस वेरिएबल की जो रिटर्न आएगा। रिटर्न कौन सा वाला वेरिएबल था, यहां पर आंसर, आंसर की डेटा टाइप थी रियल। यहां पर मैं डिक्लेयर करा देता हूं रिजल्ट एज रियल। रिजल्ट किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा करेगा, आंसर को, समझ आ रही है। और रिजल्ट इज इक्वल्स टू फ़ारेन -32, समझ आ रही है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 1.8, डिवाइडेड बाय 1.8, 9 डिवाइडेड बाय 5 इज 1.8, और यहां से क्या हो जाएगा, ये रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा। और यहां पे क्या कर लेंगे हम इसको, एंड फंक्शन। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि फंक्शन के हेडर में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला क्या आता है, फंक्शन का आइडेंटिफायर, दूसरा क्या आता है, पैरामीटर एंड
इट्स डेटा टाइप, और तीसरा क्या आता है, यह है नंबर 1, यह है नंबर 2 और यह है नंबर 3। डेटा टाइप ऑफ द रिटर्निंग आंसर, डेटा टाइप ऑफ रिटर्निंग आंसर या वैल्यू, डेटा टाइप ऑफ रिटर्निंग आंसर या वैल्यू। और ये आपका जो ना पार्ट ऑफ सिंटेक्स है, ये क्या है, ये पार्ट ऑफ सिंटेक्स है। और ये जो फैरन है ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, बताओ मुझे, कहां लिखूं इसको, मैं यहां पे लिख देता हूं, corresponds to temp in the main, corresponds to temp in the main program। रिजल्ट किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, corresponds to answer, it gives its value to the answer in main program, in main program। वहां से आंसर आके अब किस में जाएगा, आंसर ANS के अंदर जाएगा, और यहां से वो लिखेगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज लेट्स से 4 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस, किसकी जगह, रिटर्न सेल्सियस, वो तो फंक्शन आइडेंटिफायर में इस्तेमाल हो गया, तो अब वेरिएबल के तौर पे इसको ना यूज करना, क्योंकि वो फंक्शन का आइडेंटिफायर है, वो वेरिएबल आइडेंटिफायर नहीं है, ये याद रखें। अब ये सेल्सियस किसके लिए डेडिकेट कर दिया गया है, फंक्शन के लिए, सही है, ये फंक्शन के लिए डेडिकेट कर दिया गया है। अब इसको और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ इस फंक्शन का कोड इस्तेमाल करेगा। किस किस का इससे मैच कर रहा है, वेरी गुड। मतलब अंग्रेजी आगे पीछे हो जाए, वेरिएबल्स आपके मेरे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक आपकी कैसी है, ऐसी होनी चाहिए। अगर लॉजिक ऐसी है तो 10 आउट ऑफ 10 है आपके, समझ आ रही है, क्या लॉजिक ऐसी है, सेम लॉजिक है बच्चों, फिर तो उसका मतलब है कि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। फंक्शन हमेशा क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वो सिर्फ कुछ काम परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक कुछ स्टेप्स को एग्जीक्यूट करता है। तो अब आपने जो ना क्या करना है, एक मिनट, आपने वो जो क्वेश्चंस हैं जो हमने पास्ट में कर चुके हैं, उन क्वेश्चंस में से थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है कि कौन से वाले फंक्शंस हैं और कौन से वाले प्रोसीजर्स हैं, कौन से वाले फंक्शंस हैं और कौन से वाले प्रोसीजर्स हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरा ख्याल है कोई मोर देन 60 क्वेश्चंस थे, 50-60 क्वेश्चंस हैं। आपने 10 क्वेश्चंस इवैल्यूएट करने हैं, जिसमें से 5 प्रोसीजर्स के हों और 5 फंक्शंस के हों। ठीक है बात, की नहीं, अरेज को भी टच ना करें, विदाउट अरेज वाले जो है ना 5 फंक्शंस के और 5 प्रोसीजर्स के आपने निकालने, और उसको हम फिर डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। देन हमारा प्रोग्रामिंग का ऑलमोस्ट सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ जाके उनको सॉल्व करेंगे, देन विल जंप टुवर्ड्स द डेटाबेस एंड देन लॉजिक गेट्स एंड देन सिलेबस फिनिश।